उत्तर प्रदेश के पिछले 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय हाईकोर्ट के डबल बेंच के द्वारा रिविजिट करने के आदेश दे दिए गए थे। इसके बाद से ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और अब तक इस मामले में 6 केस हो चुके हैं और इन सभी को टैग करते हुए एक साथ लिस्ट किया गया है दिनांक 9 सितंबर 2024 को सुने जाने के लिए। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में ये केस सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है। आइटम नंबर 37 पर ये सुना जाएगा और कोर्ट नंबर 1 में ही सुना जाएगा। ऑनरेबल 3 जस्टिस इस बेंच को सुनेंगे, पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा ऑनरेबल जस्टिस जेबी और ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा जी की बेंच में ये मामला सुना जाएगा। आप देख पा रहे होंगे, पहला जो केस है वो पूजा रानी गौतम वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी है, दूसरा राघवेंद्र प्रताप सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, तीसरा चंद्रमौली मिश्रा वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी और चौथा देख सकते हैं रवि प्रकाश पांडे वर्सेज यूपी। उसके बाद से आप देख सकते हैं रॉबिन सिंह वर्सेज यूपी और शिवम वर्सेज यूपी। ये पूरा मामला है। तो टोटल आप देख सकते हैं 6 केसेस यहाँ पर लगे हुए हैं। अब यहाँ पर कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि माननीय डबल बेंच के जजमेंट पर स्टे लेने के लिए ये केस फाइल किया गया है और कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि माननीय डबल बेंच के जजमेंट के सपोर्ट में हैं और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे कैविएट भी फाइल हुए हैं जो कि अगर किसी एक याचिका को मेन याचिका बनाई जाती है तो दूसरे के पक्ष को सुने बिना यहाँ पर कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ना दे दे, इसलिए बहुत सारे कैविएट भी दाखिल हुए हैं। तो ये जो 69,000 की शिक्षक भर्ती है वो पूरी तरीके से खिचड़ी बन चुकी है, क्योंकि डबल बेंच का जो जजमेंट था वो सीधे तौर पर ये कहता है कि जो आरक्षण है उसमें घोटाला हुआ है, ये डबल बेंच भी मान रही है और इसी वजह से पूरी लिस्ट को रिवाइज करने के लिए आदेश दे दिया गया है। जितने भी पुराने लिस्ट थे वो सब कुछ क्वैश हो चुका है और जब तक इस पर स्टे नहीं दिया जाता, इसका मतलब ये हो गया कि अब तक जितनी भी लिस्ट हैं वो असंवैधानिक ही करार दी गई हैं डबल बेंच के द्वारा। अब यहाँ पर अगर लिस्ट को क्वैश करके फिर से रिविजिट किया जाता है तो जाहिर सी बात है कुछ कैंडिडेट्स इससे बाहर जा सकते हैं और कुछ कैंडिडेट अंदर आ सकते हैं। ये क्योंकि ये पूरा जो आरक्षण का मामला है वो आरक्षण किस प्रकार से माना जाए उसको लेकर के सबसे बड़ा सवाल है। जैसे कि जब भी किसी भर्ती में आरक्षण दिया जाता है तो वो सिर्फ एक बार ही दिया जा सकता है। इसके अलावा जितने भी मौके पर अभ्यर्थियों को कुछ राहत दी गई है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं बल्कि रिलैक्सेशन माना जाता है। जैसे कि पहले भी कई बार मामले यूपी टेट या फिर सी टेट या फिर किसी अन्य राज्य में शिक्षक भर्ती में जो टेट में ओबीसी SC ST को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है, उसको लेकर के सवाल कई बार उठ चुके हैं। माननीय हाईकोर्ट के कई ऐसे जजमेंट हैं जिसमें ये साफ शब्दों में कहा गया है कि टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है वो आरक्षण नहीं है बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन है। और कई हाईकोर्ट के द्वारा इस प्रकार के याचिकाएं जिसमें ये कहा गया है कि जो एक बार टेट की परीक्षा में आरक्षण का लाभ यानी रिलैक्सेशन ले लिया है उसे आगे उसकी ही कैटेगरी में रखा जाए, माननीय कोर्ट ने इस प्रकार की याचिका को खारिज कर दिया है। अब डबल बेंच में अगर आप पूरा मामला देखेंगे तो डबल बेंच का ये मामला था कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि ATRE यानी सुपर टेट की परीक्षा में 90 से 96 के बीच में है, यानी कि उन्होंने रिलैक्सेशन लिया है OBC SC ST कैटेगरी का, तभी उनको 5% रिलैक्सेशन मिला होगा और 60% पर वो क्वालिफाई हुए होंगे। अगर वो 90 से 96 के बीच में हैं, 60% मतलब 90 नंबर, और 90 से 96 के बीच में है यानी कि 97 से कम है, यानी कि 65% वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे कैंडिडेट को कायदे से अगर देखा जाए तो अपनी ही कैटेगरी में रहना चाहिए जिस प्रकार से सिंगल बेंच ने आदेशित किया था। लेकिन डबल बेंच ने ये माना कि नहीं, ATRE जो है वो सिलेक्शन का पार्ट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर उसके बाद कई प्रक्रियाएं और भी हैं जिसके आधार पर फाइनल मेरिट बन रही है। तो जो आरक्षण का लाभ दिया जाना है वो फाइनल मेरिट पर दिया जाना चाहिए, ये डबल बेंच मान रही है। और इसी वजह से ATRE जो है वो रिलैक्सेशन का पार्ट मान लिया गया, जिस प्रकार से यूपी टेट में रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को अब यही तय करना है कि आरक्षण किस लेवल पर दिया जाए। क्या यूपी टेट पर ही आरक्षण मान लिया जाए, क्या ATRE लेवल पर ही आरक्षण मान लिया जाए, या फिर फाइनल मेरिट पर जाकर के आरक्षण माना जाए। जिस भी लेवल पर माननीय सुप्रीम कोर्ट आरक्षण मानेगी वो आगे की भर्तियों के लिए नज़ीर साबित होगा। अगर यूपी टेट के लेवल पर अगर आरक्षण मान लिया जाता है, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, ना के बराबर, क्योंकि पहले के भी कई हाई कोर्ट के जजमेंट है कि इस प्रकार की पात्रता परीक्षा में जो रिलैक्सेशन है उसे आरक्षण नहीं माना जा सकता। तो यूपी टेट पर या फिर सीटेट लेवल पर तो बहुत मुश्किल है। ATRE को लेकर के थोड़ा सा संदेह है कि ATRE लेवल पर अगर आरक्षण माना जाता है तो सीधे तौर पर ये हो जाएगा कि जो सिंगल बेंच का जजमेंट है वो प्रभावी हो जाएगा, और अगर फाइनल मेरिट पर आरक्षण माना जाता है तो डबल बेंच वाला जजमेंट जो है वो प्रभावी हो जाएगा। कुल मिलाकर के यह है, आरक्षण का घोटाला
सिंगल बेंच ने भी माना है और डबल बेंच ने भी माना है। और अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मान लेती है और स्टे देने से इनकार कर देती है, इसका मतलब ये हो गया कि राज्य सरकार बाध्य हो जाएगी पूरी लिस्ट को रिवाइज करने के संदर्भ में और रिविजिट करने के संदर्भ में। अब यहाँ पर जब लिस्ट रिवाइज की जाएगी तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट बाहर भी जाएंगे, बहुत सारे कैंडिडेट अंदर भी आएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो डबल बेंच ने जो आदेश पारित किया कि इनको सेशन का लाभ देना है, जबकि सिंगल बेंच के जजमेंट में साफ शब्दों में लिखा था कि राज्य सरकार पॉलिसी बना करके इनको सिस्टम में रख सकती है, लेकिन डबल बेंच के जजमेंट में उनको सेफ करने जैसे कुछ भी प्रावधान नहीं किए गए हैं, सिर्फ सेशन लाभ तक की बात कही गई है। तो इसको लेकर भी बड़ा सवाल है और लगातार अभ्यर्थी इसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुँच रहे हैं कि जो ऑलरेडी चयनित हैं और अगर नई लिस्ट में नहीं आ पाते हैं तो उनका भविष्य क्या होगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरक्षण जिस प्रकार से दिया गया उसमें भी बहुत सारे संदेह हैं। जैसे कि अगर आप मेरिटोरियस कैंडिडेट को देखेंगे तो मान लीजिए कि एक ऐसा कैंडिडेट, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि 90 से 96 के बीच में नंबर पाया हुआ है, लेकिन उसका जो फाइनल गुणांक है वो 67.11 यानी ओपन कैटेगरी से भी ज़्यादा है। तो कायदे से सिंगल बेंच के ऑर्डर के हिसाब से और राज्य सरकार ने जिस प्रकार से मेरिट बनाया उसके हिसाब से, चूंकि उसका 97 से कम था तो वो अपनी कैटेगरी में जाएगा, ओबीसी में जाएगा। ठीक है, अब ओबीसी में वो चला गया। और कोई एक ऐसा कैंडिडेट जिनका 97 नंबर था, ध्यान से सुनिएगा, जिनका 97 नंबर था और वो 67.11 से ऊपर भी पाया, तो चूंकि एटीआर में भी उनका 97 था यानी ओपन कैटेगरी में वो चला गया और फाइनल मेरिट में जाकर के वो 67.11 से है यानी वो ओपन कैटेगरी में फाइट हुआ। तो दोनों कैंडिडेट ओबीसी के ही थे, पहला ओपन कैटेगरी में चला गया और वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो ओपन कैटेगरी का माना जाएगा। और अब जब जिला आवंटित होता है तो चूंकि ये वाला कैंडिडेट जिनका 67.11 से ज़्यादा था और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे उनका 97 से कम था, तो वो चूंकि अपनी ही कैटेगरी में थे और दूसरा वाला कैंडिडेट ओपन कैटेगरी में चला गया। तो जब जिला आवंटित किया गया उस समय भी बहुत सारे विवाद हुए थे कि अब मान लीजिए कि जो ओपन कैटेगरी में बच्चा गया ओबीसी का रहते हुए और उसका नंबर ओबीसी में जिसका सिलेक्शन हुआ है उससे ज़्यादा है, तो भले उसका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में माना जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि एक ही जिले को प्रथम वरीयता देते हुए उन्होंने आवेदन किया होगा तो उस कंडीशन में चूंकि वो ओपन कैटेगरी में गया है, जनरल में गया है, अगर उसे जनरल की सीट के आधार पर ही चयनित किया जाता है और अगर वो कैंडिडेट ओबीसी में जिसका चयन हुआ है उससे ज़्यादा है, तो चूंकि वो ओपन कैटेगरी में जाने की वजह से वो जिला उसको नहीं मिलेगा क्योंकि वो ओपन में काउंट हो रहा है और ओपन की हो सकता है सीटें खाली ना हो, लेकिन ओबीसी में उससे कम पाने वाला कैंडिडेट वो जिला प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पर भी एक विवाद था जिसको लेकर के बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी कि एक ही कैंडिडेट अगर अपनी काबिलियत के बेस पर अगर ओपन कैटेगरी में फाइट कर रहा है और उसी कैटेगरी ओबीसी का ही कोई उससे कम नंबर पाने वाला उसको जिला वरीयता मिल जाती है, तो इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो उस वाले कैंडिडेट को भले ओपन कैटेगरी में उसका सिलेक्शन हुआ था लेकिन उसको ओबीसी कैटेगरी में लाया गया। तो अब आप सोचिए कि वो बंदा जनरल में तो गया लेकिन फिर सिलेक्शन आकर के जिला वरीयता के नाम पर उसका उसी ज़िले में सिलेक्शन हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर भी बहुत सारे विवाद हैं और निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा जजमेंट और बहुत बड़ा नज़ीर साबित होगा आने वाली भर्तियों के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर एक चीज़ को आप डिस्टर्ब करेंगे तो दूसरा उससे ज़रूर डिस्टर्ब हो जाएगा। अब एक बार बात कर लेते हैं कि मान लीजिए जजमेंट आया तो क्या सबका जिला प्रभावित होगा। देखिए, पूरी लिस्ट ही रिविजिट करने के आदेश दिए गए हैं, पूरी लिस्ट जो है वो रिविजिट करने के आदेश दिए गए हैं। अब कुछ नए कैंडिडेट आएंगे, कुछ पुराने कैंडिडेट आएंगे और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। जैसे जो ऑलरेडी अपॉइंटेड कैंडिडेट हैं उनका वरिष्ठता सूची में भी उनको एक तरीके से सीनियरिटी दिखाना है। भले ही एक ही भर्ती प्रक्रिया है लेकिन जो नई लिस्ट में कैंडिडेट आएंगे उनकी ज्वाइनिंग डेट तो अब होगी, 4 साल बाद होगी, और उससे पहले जो पहले ज्वाइन कर चुके हैं वो 2020 में ज्वाइन कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपसे सीनियर माने जाएंगे। तो सीनियरिटी का भी लाभ उनको देना है और इस वजह से बहुत सारी चीज़ें और भी इस पूरी मेरिट जब बनेगी तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी डिपेंडेंट होंगे और साथ ही साथ जिला वरीयता को भी ध्यान में रखना होगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के राज्य सरकार एक गाइडलाइन मांग सकती है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा जिस दिन जजमेंट आया उसके अगले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कैबिनेट की बैठक की थी उसमें तुरंत बाद एक प्रेस नोट जारी किया जाता है कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का पालन करने जा रहे हैं, लेकिन माननीय डबल बेंच का जो जजमेंट आया था उसका पालन करने जा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सुपरविजन में ये भर्ती कंप्लीट कराई जाएगी। यानी कहीं ना कहीं राज्य सरकार पहले से ये माइंडसेट लेकर के चल रही थी कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से कुछ निर्देश
प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि डबल बेंच में ये बातें मेंशन नहीं की गई हैं कि इन अभ्यर्थियों के साथ क्या करना है जो लिस्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि उनको सेशन लाभ तक का तो बोला गया है, लेकिन उसके बाद रखना है या नहीं ये बातें क्लियर नहीं है। और राज्य सरकार चाहकर भी नहीं चाहेगी कि उनको बाहर निकाला जाए, क्योंकि उनके ऊपर भी पॉलिटिकल प्रेशर आ जाएगा कि एक तो आपने घोटाला किया और दूसरा ऐसे अभ्यर्थी जो कि आपकी गलती से चयनित हुए हैं उनको भी आप बाहर कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर आ जाएगा। वैसे ही इस समय उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार की अगर लोकसभा में सीटों को देखेंगे तो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, और इन सभी चीज़ों को लेकर के खामियाजा विधानसभा में ना भुगतना पड़े, राज्य सरकार भी कदम फूंक फूंक करके जरूर रखेगी, और इस प्रकार के मामले को वो सुप्रीम कोर्ट से ही निस्तारित कराना जरूर चाहेगी, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का कोई फाइनल वर्डिक्ट दे देती है तो राज्य सरकार कह देगी कि हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अभी क्या था, डबल बेंच के आधार पर, फैसले के आधार पर वो बातें क्लियर नहीं थी कि इनको 31 मार्च 2025 के बाद रखना है या निकालना है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो फिर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के पाले में पूरा गेंद डाल देगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये पूरा मामला है। अब 9 सितंबर 2024 का जो डेट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि पूरी लिस्ट रिविजिट करनी है। इन सभी चीज़ों को लेकर के फिर से सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी कि आरक्षण किस लेवल पर 69,000 में डिसाइड किया जाए। उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।